हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है दिव्या वर्मा एंड आप सभी लोग हैं मेरे साथ इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 101। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। दोस्तों, आप किसी भी क्लास में हैं, अगर आपके सिलेबस में टेंस हैं तो आप यहाँ पर पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको टेंस एकदम सामान्य भाषा में और बहुत ही ज़्यादा विस्तार में पढ़ाए जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने इससे पहले कभी भी टेंस नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा एकदम शून्य स्तर से आपको टेंस पढ़ाए जाएंगे। चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट और पढ़ते हैं टेंस। टेंस यानी कि काल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस। यहाँ पर अगर किसी भी स्टूडेंट्स को टेंस में प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसे टेंस नहीं आते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को टेंस एकदम जीरो लेवल से पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, टेंस की स्टार्टिंग यहाँ पर एकदम शून्य स्तर से की जाएगी और आप लोगों को वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। आप लोगों को टेंस एकदम रट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं टेंस के प्रकार। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। ठीक है, टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन्हीं टेंस के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इनके भी 4 पार्ट होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट। इन्हीं को आगे हम लोग और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे प्रेजेंट टेंस से। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं, चलिए देख लेते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं और सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे नंबर 1 से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। ठीक है, कैसे उनको हम पहचानेंगे, तो उसकी पहचान देख लेते हैं। सामान्यतया वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, ती है, ता हूं, ठीक है, इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं अनुवाद के नियम। अब हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के अनुवाद के नियम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके अनुवाद के नियम क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो नंबर 1 इसके रूल क्या है, ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस जोड़ा जाता है। ठीक है, ही सी इट या फिर सिंगुलर नाउन्स के साथ में वर्ब की यानी कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आप लोगों को और ज्यादा क्लियर होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, वह घर जाता है। ठीक है, वह घर जाता है, तो इसका आप लोगों को अनुवाद करना है। तो इसका इंग्लिश में अनुवाद क्या होगा, ही गोज टू होम। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही के साथ में मैंने क्या यहाँ पे बताया था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर मेन वर्ब थी गो, और गो में क्या जोड़ा गया है, ईएस, इसलिए हो गया गोज। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, ही गोज टू होम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2 आई, यू, वी, दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आई, यू, वी, दे, ठीक है, इसके अतिरिक्त कोई प्लूरल नाउन्स आते हैं तो उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहां पर कोई एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। तुम क्रिकेट खेलते हो, तो इसका क्या बनेगा, यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, यहां पर देखिए सब्जेक्ट था यू, तो यू के साथ में यहां सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यहां पर कोई एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। इसके रूल्स क्या हैं, ही, सी, इट तथा एक वचन के कर्ता के साथ में डज नॉट तथा आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन के कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिंपली आप लोग ऐसे समझिए कि एक वचन के कर्ता के साथ में
डज नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बहुवचन के कर्ता के साथ में या फिर बहुवचन के कर्ता के साथ में आई यू वी दे, ठीक है, इनका भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इनके साथ में भी डू नॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए इस एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, वह स्कूल नहीं जाती है, ठीक है। तो इसका अनुवाद क्या होगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सब्जेक्ट था वो था शी, और शी के साथ में डज नॉट आएगा नहीं के लिए, ठीक है। शी के साथ में नहीं के लिए डज नॉट आएगा, इसलिए यहाँ पर देखिए डज नॉट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और डू डज के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है गो, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस आपका क्या बन गया, सी डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो आपका सब्जेक्ट है वो दे है, और दे के साथ में अभी आपने रूल्स देखे थे उसमें लिखा था दे के साथ में डू नॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग तो किया ही जाएगा, इसलिए प्ले आ गया। पूरा सेंटेंस क्या बन गया आपका, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं, जिनमें प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, ठीक है। चलिए इसके रूल्स देखते हैं। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में डू या डज को कर्ता से पहले प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक बात आप लोग और समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्या से प्रारंभ होने वाले, ठीक है, या फिर कह लीजिए कि प्रश्नवाचक शब्द पहले ही आ जाए। और दूसरे कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, ठीक है। तो पहला आपका जो पार्ट है वो है क्या से प्रारंभ होने वाले, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में डू या डज को कर्ता से पहले प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कर्ता से पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे। चलिए इस एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मदन रोज टहलता है, क्या मदन रोज टहलता है, ट्रांसलेट करते हैं, डज मोहन वॉक डेली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डू डज का प्रयोग कर्ता से पहले किया गया है, ठीक है। और डज का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि जो मदन है वो सिंगुलर नाउन है, ठीक है। और सिंगुलर नाउन के साथ में हमेशा डज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए डज मदन वॉक डेली, ठीक है। और डू डज के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर वॉक का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आपका सेंटेंस बन गया पूरा, डज मदन वॉक डेली। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 5, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इस प्रकार के वाक्यों में इनकी अंग्रेजी वाक्य के प्रारंभ में लिखी जाती है, ठीक है। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाई जाएगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, सोना कब पढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में आया है, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द दोस्तों कौन से होते हैं, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है, ये सारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है इसलिए इसकी अंग्रेजी पहले बनाई गई है। तो कब की होती है, व्हेन, ठीक है। उसके बाद में आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब डज, ठीक है। फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, और फिर वर्ब, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, व्हेन डज सोना स्टडी, ठीक है। कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब चलिए इसको आगे हम लोग विस्तार में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे पहचान। प्रेजेंट कंटीन्यूअसटी पहचान क्या होती है, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंत में, ठीक है, क्रिया के अंत में, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आते हैं। चलिए आगे देखते हैं अनुवाद के नियम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुवाद के नियम, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो इसके रूल्स देखेंगे। सबसे पहले आई के साथ एम तथा ही, सी, इट तथा एक वचन के कर्ता के साथ इस का प्रयोग होता है, ठीक है। आई के साथ में एम का प्रयोग किया जाता है, ही, सी, इट तथा
एक वचन के कर्ता के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ा जाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं स्नान कर रहा हूं, ठीक है, तो इसका ट्रांसलेट क्या किया जाएगा, आई एम बाथिंग, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपका सब्जेक्ट था आई, तो आई के साथ में एम का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ दिया गया है। मुख्य क्रिया थी बाथ और बाथ के लास्ट में आईएनजी जोड़ दिया गया, तो क्या हो गया, बाथिंग। तो पूरा सेंटेंस आपका क्या बन गया, आई एम बाथिंग। चलिए नेक्स्ट, वह किताब पढ़ रही है, वह किताब पढ़ रही है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या किया जाएगा, सी इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। यहां पर देखिए जो आपका कर्ता है, सब्जेक्ट है, वो एक वचन है, तो एक वचन के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसका प्रयोग किया गया है। और आपकी मुख्य क्रिया थी रीड, रीड के अंत में क्या जोड़ दिया गया, आईएनजी, तो हो गया रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस आपका क्या बन गया, सी इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नंबर 2, यू वी दे तथा बहुवचन के कर्ता के साथ में आर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यू वी दे, या फिर बहुवचन के कर्ता के साथ में आर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। लड़के मैदान में खेल रहे हैं, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो इसका ट्रांसलेट क्या किया जाएगा, द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर आपका कर्ता जो था वो बहुवचन था, इसलिए बहुवचन के साथ में आर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और आपकी मेन वर्ब थी प्ले, प्ले के अंत में क्या जोड़ दिया गया, आईएनजी, तो हो गया प्लेइंग। तो आपका सेंटेंस पूरा क्या बन गया, द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक है। जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। चलिए देखते हैं रूल्स इसके। निगेटिव सेंटेंस में आई एम आर के बाद में इज एम आर के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि निगेटिव सेंटेंस में इज एम आर के बाद में नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। चलिए इस एग्जांपल देखते हैं। वह किताब नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, तो इसमें नहीं आया है इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। चलिए इसका ट्रांसलेट करते हैं अब हम लोग इंग्लिश में। ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, यहां पर देखिए आपका जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है, ठीक है, और एक वचन के साथ में क्या आता है, इज, और इसके बाद में आएगा नॉट, तो नॉट लगा हुआ है। और यहाँ पर वर्ब की जो पहले मैंने मेन वर्ब की जो मैंने फॉर्म बताई थी कि मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी लगाया जाता है, तो सेम यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। मुख्य क्रिया के अंत में सिंपली यहाँ पर भी आईएनजी का ही प्रयोग किया जाएगा। तो आपका सेंटेंस पूरा क्या बन गया, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है तो इज एम आर का प्रयोग कर्ता से पहले किया जाता है, ठीक है, कर्ता से पहले इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। क्या वह एक किताब पढ़ रहा है, क्या वह एक किताब पढ़ रहा है। अब इसका ट्रांसलेट हम लोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, इज ही रीडिंग अ बुक, ठीक है। यहां पर देखिए इसका प्रयोग कर्ता से पहले किया गया है और यहाँ पर इसका प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि आपका जो कर्ता था ही वो एक वचन था और एक वचन के साथ में आप लोग जानते हैं कि इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया पूरा सेंटेंस, इज ही रीडिंग अ बुक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, ठीक है, तो पहले उनकी अंग्रेजी बनाई जाएगी, उसके बाद में इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है। ये वाक्य अगर ये शब्द वाक्य के अगर बीच में आते हैं तो इनकी अंग्रेजी पहले बनाई जाती है। चलिए इस एग्जांपल देखते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनाई जाएगी, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तो यहां पर देखिए कहाँ के लिए वेयर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। सबसे पहले
वेयर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द यानी कि कहाँ, कब, कैसे, ये वाक्य के बीच में आते हैं तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाई जाती है, जो कि यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जो किया गया है। फिर उसके बाद में कर्ता आता है, जो कि आया हुआ है, और लास्ट में आपकी मेन वर्ब आती है। ठीक है, तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बन गया, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखेंगे पहचान क्या होती है। वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या फिर आ है, ई है, ये हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंत में कौन से वाक्य आते हैं, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, आ है, ये हैं आदि शब्द आते हैं। चलिए आगे देखते हैं अनुवाद के नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। चलिए अनुवाद के नियम देखते हैं। ही, सी, इट तथा एक वचन के कर्ता के साथ हैज तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही, सी, इट या फिर एक वचन का कर्ता अगर वाक्य में आता है तो वहां पर हैज का प्रयोग किया जाएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। वह पत्र लिख चुका है, वह पत्र लिख चुका है, तो इसका ट्रांसलेट करेंगे हम लोग। चलिए करते हैं। ही हैज रिटन अ लेटर। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका कर्ता एक वचन है, एक वचन के साथ में हैज का प्रयोग किया जाएगा, जो कि किया गया है, और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो थर्ड फॉर्म आपकी हो गई रिटन। ठीक है, आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है राइट और राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन। ठीक है, रिटन अ लेटर। तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बन गया, ही हैज रिटन अ लेटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2, आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन के कर्ता के साथ में हैव तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहां पर देखिए आई, यू, वी, दे या फिर बहुवचन का कर्ता अगर वाक्य में आता है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया जाएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। मैं विद्यालय पहुंच चुका हूं। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेट करेंगे हम लोग। आई हैव रीच्ड टू स्कूल। ठीक है, यहां पर देखिए आपका सब्जेक्ट दो जो है वो आई है और आई के साथ में हैव का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर भी रहेगी। ठीक है, तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बन गया, रीच टू स्कूल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। ठीक है, चलिए इसके रूल्स देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में हैज हैव के बाद नॉट लगाया जाता है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंसेस में नहीं के लिए हैज हैव के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मोहन पत्र नहीं लिख चुका है, तो इसका ट्रांसलेट करेंगे हम लोग। मोहन हैज नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है, यहां पर देखिए हैज के बाद में नॉट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस आपका क्या बन गया, मोहन हैज नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग यहां पर भी किया जाएगा, ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए इसके रूल्स देखते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्यों में यदि क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो हैज हैव को कर्ता के पहले प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर प्रश्नवाचक वाक्यों में या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो हेल्पिंग वर्ब्स हैज हैव का प्रयोग कर्ता से पहले किया जाता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। क्या वह पत्र लिख चुका है, क्या वह पत्र लिख चुका है। चलिए इसका ट्रांसलेट करते हैं। हैज ही रिटन अ लेटर। ठीक है, यहां पर देखिए हैज हैव का प्रयोग कर्ता से पहले किया गया है। ठीक है, और उसके बाद में फिर कर्ता आया है, तो हैज ही रिटन अ लेटर और वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग यहां पर भी किया जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
5 नंबर। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, ठीक है, तो उसकी अंग्रेजी लिखकर हैज हैव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी पहले की जाएगी, उसके बाद में हैज हैव का प्रयोग किया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। राम ने उस लड़के को क्यों पीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, वो वाक्य के बीच में आया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाई जाएगी व्हाई, ठीक है। व्हाई हैज राम बीटन दैट बॉय, ठीक है। तो व्हाई के बाद में हैज का प्रयोग किया गया है और हैज के बाद में फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में फिर आपकी मेन वर्ब आएगी, ठीक है, या फिर मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर भी किया जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बन गया, व्हाई हैज राम बीटन दैट बॉय, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए इसे पढ़ते हैं आगे हम लोग। पहचान क्या होती है इनकी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्द आते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो पहचान हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वो भी, उसमें भी यही था, रहा है, रहे हैं, रही है, यही शब्द अंत में आते थे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने योग्य बात ये नीचे लिखी हुई है कि काम के जारी रहने का समय यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। और वहाँ क्या था, वहाँ पर ये कुछ नहीं था, ठीक है। काम के जारी रहने के समय के बारे में कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में काम के जारी रहने का समय अवश्य दिया रहता है, ठीक है। यही दोनों में डिफरेंस होता है। और फिर निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अनुवाद के नियम। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए रूल्स देखते हैं इसके। ही सी इट तथा एक वचन के कर्ता के साथ में हैज बीन तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाया जाता है, ठीक है। ही सी इट तथा एक वचन के कर्ता के साथ में हैज बीन, यह आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, और मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। बच्चा सुबह से रो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइमिंग दी हुई है सुबह से, और उसमें क्या होता था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता था, उसमें टाइमिंग नहीं दी रहती थी, ठीक है, और इसमें टाइमिंग दी हुई है। चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो आपका जो बच्चा है वो एक वचन है, एक बच्चा है, ठीक है। तो एक वचन के साथ में हैज़ बीन का प्रयोग किया जाएगा और मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है क्राई, और क्राई के अंत में क्या जोड़ दिया गया, आईएनजी, तो क्या हो गया, क्राइंग, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं मॉर्निंग के साथ में सिंस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सुबह से आपका जो ये है यहाँ पे सुबह से लिखा है, ये एक निश्चित समय है, ठीक है, पता है कि सुबह से, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है। अभी आप लोग आगे एग्जाम्पल और देखेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए नंबर 2, आई यू वी दे तथा बहुवचन के कर्ता के साथ में हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ। चलिए ट्रांसलेट करते हैं इसे। आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए आई के साथ में हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, जो कि किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो समय दिया हुआ था 2 घंटे, ठीक है। तो 2 घंटे अनिश्चित समय इसलिए है क्योंकि हमें नहीं पता है 2 घंटे किस समय के हैं, सुबह के हैं, दोपहर के हैं, शाम के हैं, रात के हैं, नहीं पता है, ठीक है। इसलिए 2 आवर्स के साथ में फॉर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और इसमें क्या था, यहाँ पर था मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब है सुबह, ठीक है, इसलिए मॉर्निंग के साथ में सिंस का प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। चलिए रूल्स देखते हैं इसके। निगेटिव वाक्यों में
हैव या हैज़ के बाद में नॉट लगा दिया जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मैं 2 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसका चलिए ट्रांसलेट करते हैं। आई हैव नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए हैव के बाद में नॉट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऐसे कह लीजिए कि हैव और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग किया गया है निगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, और आई के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है जो कि किया हुआ है, और मुख्य क्रिया की सिंपली आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा, यानी कि मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी लगाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर समय जो था वो 2 घंटे दिया हुआ था। हमको नहीं पता था कि 2 घंटे ये जो हैं ये सुबह के हैं, शाम के हैं, रात के हैं। ठीक है, नहीं पता है, अनिश्चित समय है, इसलिए अनिश्चित समय के साथ में फॉर का प्रयोग किया गया है। तो आपका सेंटेंस पूरा क्या बन गया? आई हैव नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए रूल्स देखते हैं इसके। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यदि क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में है तो हैज़ या हैव को कर्ता से पहले लिखा जाता है। ठीक है, अगर प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द प्रारंभ में है तो हैज़ या फिर हैव का प्रयोग कर्ता से पहले किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। क्या मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ। इसमें देखिए क्या शब्द जो है वो वाक्य में सबसे पहले आया है, इसलिए सबसे पहले हम लोग हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें से किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ में क्या आता है? हैव, इसलिए हैव का प्रयोग किया गया है। और हैव के बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में बीन। ठीक है, हैव आई बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखकर तब हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। बच्चा सुबह से क्यों रो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में आया हुआ है, इसलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाई जाएगी वाई। ठीक है, और फिर इसके बाद में हैज़ का प्रयोग किया जाएगा, फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो आएगा, और फिर बीन आएगा। आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि हैज़ बीन के बीच में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाता है, ये आपका वही सेम रहेगा। ठीक है, समय आपका निश्चित है कि सुबह से दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है। तो आपका सेंटेंस पूरा क्या बन गया? वाई हैज़ द चाइल्ड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की अन्य वीडियोस भी आपके पास पहुंचती रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।